अपराधी होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अपराधी को भगाना और भी कठिन है। माफिया तो याकुजा संगठन के बारे में आपने और मैंने सुना ही है, जो अपने नियमों के साथ चलती है और इसमें समझौता नहीं करती है। उनमें से कुछ काफी लाभदायक रहे हैं वॉल स्ट्रीट की तुलना में, और इस वीडियो में हम उनके बारे में बताएंगे जो कि 10 सबसे अमीर अपराधियों के संगठन इस दुनिया ने कभी देखे हैं। नंबर 10 पर है मेडेलिन कार्टेल। अगर मेडेलिन कार्टेल आज भी जीवित होता तो निश्चित रूप से सबसे ऊपर होता इस लिस्ट में, क्योंकि उस टाइम यह संगठन सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रग बेचता था। कोलंबिया में कार्टेल और बाकी की दुनिया इससे इतनी प्रभावित थी कि उस टाइम इसे एक सेमी टेररिस्ट संगठन कह दिया था। और अशिक्षित के लिए मेडेलिन कार्टेल को ढूंढना था और किसी ने नहीं बल्कि पैब्लो एस्कोबार ने। पैब्लो का नाम सुनते ही अचानक से हमें वह कहानी याद आ जाती है जिसमें बेशुमार पैसा और शोहरत थी। जब मैं ये कह रही हूँ तो मुझ पर विश्वास करिए कि इसमें कल्पना से ज्यादा सच्चाई है। एस्कोबार ने कार्टेल को बनाया था उसके 20s में। मेडेलिन शहर में कोलंबिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस संगठन ने $20 बिलियन एक साल में कमाए थे और सबसे ज्यादा पैसा हासिल करे थे इलीगल कोकेन को बेचकर, ट्रैफिकिंग, राजनीतिक हिंसा, लूटमार और कई और आपराधिक चीजों की शिपिंग करके। बाकी को आप अपनी कल्पना पर छोड़ दें। अगर अब आप उन लोगों में से हैं जो कि मुश्किल समझते हैं मेडेलिन कार्टेल पर विश्वास करना कि वह इतना अमीर था, तो मैं आपको बता दूं कि पैब्लो इकलौता बिलियनियर नहीं था जो काम करता था मेडेलिन कार्टेल के नीचे। नंबर 9 है गमोरा। कैसे एक संगठन जिसका कोई हेड नहीं है और उसकी कीमत 4.5 बिलियन है। यह एक सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल होगा, पर जो लोग गमोरा कार्टेल में हैं उनके लिए यह एक बहुत ही सरल लेगेसी और स्ट्रक्चर होगा जो कि ढूंढा गया था और आज भी मौजूद है इटली में। गमोरा कार्टेल बना था अर्ली 1600s में। उन्होंने शुरुआत एक खुले संगठन के रूप में करी जिसमें अलग अलग अपराधी थे जिनके पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा था और जिनका एक ही मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसे को इकट्ठा करना 1800s तक। नेताओं ने इस अपराधियों के संगठन को वह सब दिया जिन्हें इनकी जरूरत थी ताकि वह उस टाइम चल रहे साम्राज्य को तोड़ सके। इस तरह के साम्राज्य बदलाव का हिस्सा बनने के लिए गमोरा कार्टेल ने अपना ध्यान पैसे से पावर पर कर दिया था। इतनी पावर हासिल करने एक दिक्कत नहीं थी, पर जब आप उसे आपराधिक चीजों के साथ जोड़ दें जैसे कि सट्टा, ट्रैफिकिंग, जालसाजी, तो सरकार आपके पीछे पड़ ही जाती है। और ऐसा ही हुआ, पर उस समय तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि गमोरा कार्टेल पहले ही देश से बाहर जा चुके थे और अभी भी वे काफी पावर रखते हैं इटली के अंदर उसके वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में। और ये बुरा नहीं है एक 400 साल अपराधी के लिए। नंबर 8 पर है कार्टेल ड्रग। एक काफी मुनाफे वाला बिजनेस है। सब ये जानते हैं, CIA तक कि इतने मशहूर कारनामे करे हैं इन्होंने कि मेडेलिन कार्टेल ने सोचा कि ये अच्छा होगा अगर हम उस कार्टेल की बात करें जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्टेल कही जाती है, जो है मशहूर सिनोला कार्टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का कहना है कि यह अपराधी संगठन कम से कम भी $3 बिलियन एक साल में इकट्ठा कर लेती है, पर मुझे यह रकम बहुत छोटी लगती है। अब जानिए क्यों। सबसे पहले सिनोला कार्टेल अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी है और आज भी कंट्रोल करती है 60% सभी ड्रग आय का। तो पहला सवाल ये है कि ड्रग मार्केट का मूल्य क्या है। यह निर्भर करता है कि हम किससे पूछ रहे हैं। ये कहीं 6.5 बिलियन और $500 बिलियन के बीच की है। इसकी रेंज इतनी बड़ी है कि कोई नहीं जानता कि इसकी असलियत में कीमत क्या है, लेकिन सब ये जरूर जानते हैं कि सिनोला कार्टेल रखता है और कंट्रोल करता है आधे से भी ज्यादा। कार्टेल को शुरू किया था एल चापो गुज़मान ने। नंबर 7 है ड्रंगेटा। इसमें कोई शक नहीं है कि इटली का एक इतने लंबे समय से संबंध रहा है काफी अपराधों के साथ, और ये एक हॉलीवुड चीज नहीं है। हो सकता है आपने ना सुना हो उनके बारे में, पर वे काफी जरूरी लोगों में से एक हैं जिन्हें दुनिया भर में नेटवर्क है। इटालियन माफिया, और वे कितने लेते हैं जो कि $4.5 बिलियन हैं। पर फिर से मुझे लगता है कि यह शायद सही नहीं है और मैं आपको बताती हूँ क्यों। ड्रंगेटा एक इटली का मॉब है जो कि बना था 19th सेंचुरी में कलाब्रिया में। इनका सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीज जो अभी भी है कोकेन, और अब वे यूरोप के सबसे बड़े कोकेन ट्रैफिकर्स में से एक बन चुके हैं। लेकिन यह यहाँ खत्म नहीं होता। इस संगठन को जो चीज बाकियों से अलग बनाती है वो है इनका उन्होंने बाकियों से अलग बनाती है वो यह है कि इन्होंने आज भी अपने संबंध अच्छे रख रखे हैं बाकी अपराधी संगठनों के साथ। अब भी वह कॉम्प्रोमाइज करना बेहतर समझते हैं लड़ाई झगड़े से, और इसी वजह से इनके सहयोगी ज्यादा हैं दुश्मनों से। इसी वजह से बहुत मुश्किल हो गया किसी को क्रैक करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए।
कुछ ही समय पहले 200 साल पुराना अपराधी संगठन ने कदम लिया मनी लॉन्ड्री के बिजनेस में, जिसमें पैसे को इन्वेस्ट करते हैं लीगल बिजनेस में, जिसमें तुम्हें पैसे मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है। तो अगर तुम्हें दिक्कत ना हो कि पैसा आ किस जगह से रहा है, तो आप इन्हें फ़ोन करिए और वे आपको पैसा यूज़ करने देंगे। नंबर 6 है यामागाची गुमी। आपने शायद ना सुना हो, पर आपने याकुज़ा के बारे में ज़रूर सुना होगा। वह जापान के बराबर के ही इटालियन माफिया हैं, और जैसे कि कमूरा एक हिस्सा है इटालियन माफिया का, वैसे ही यामागुची गुमी एक हिस्सा है जापान के याकुज़ा का। तो अब इसके बारे में जानते हैं। जो भी याकुज़ा को जानता है जापान में, वो ये जानता है कि वह नियमों का पालन करते हैं और वह चलने वाले अपराधी संगठन हैं। ये लोग इतने कठोर हैं कि अगर आप इनका एक भी नियम तोड़ दें या फिर आपको इनके प्रायश्चित अनुष्ठान करना पड़े, जिसको युबित्सुमी कहते हैं, जिसका मतलब है आपको अपनी एक छोटी उंगली को काटना होगा, यह दिखाने के लिए कि आपको कितना खेद है। याकुज़ा के तहत सबसे बड़ा सिंडिकेट है यामागुची गुमी, और यह बनाया था 1916 में हारुकिची यामागुची ने। आज के समय में उनके पास कम से कम 20,400 लोग और 18,600 सहयोगी हैं। उनका सबसे ज़्यादा पैसा आता है वसूली करने से, सट्टे से, नशे पदार्थों से, ट्रैफिकिंग, शेयर बाजार में हेरा फेरी से। यह कहा जाता है कि यह सिंडिकेट कम से कम $6 बिलियन साल के कमा लेता है। मुझे लगता है यह काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5 है सोल्नस्काया। आपको हैरानी नहीं होगी कि रशिया का एक खुद का माफी सोल्नस्काया, और वह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर माफिया है रशिया का, और वह साल का $8.5 बिलियन कमा लेता है, जो कि लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट से, हवाला और ड्रग बेचने से मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होगा ही नहीं जो इस रशिया के माफिया ने लोगों के साथ ना करा हो। आप गलत नहीं होंगे कि अगर आप कहें कि इन्होंने अपने हाथ हर जगह फैला रखे हैं। अक्सर के विपरीत, जो कि एक काफ़ी बड़े नियमों से चलने वाली संगठन है, यह काफ़ी अलग है बाकी संगठनों से। इसमें 9,000 लोग हैं, जो कि 10 अलग अलग और लगभग स्वतंत्र ब्रिगेड्स हैं, जो कि ज़्यादा या काम करने पर अपने आप ही करते हैं। लेकिन जब वह इकट्ठे होकर मिलकर काम करते हैं, वह अपनी सभी साधन इकट्ठा कर लेते हैं, और उनके पैसे एक 12 लोगों की संगठन जो अक्सर मिलती है और दुनिया के अलग अलग कोनों में रहती है, वह संभालती है। नंबर 4 है डी कंपनी। कितने लोग हैं जो कि इंडिया के बारे में बात करते हैं जब एक पूरी लिस्ट बनाते हैं दुनिया में हो रही क्राइम की? मैं सोच रही हूँ शायद कोई भी नहीं। यह एक रिसर्च की कमी भी हो सकती है, या शायद लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सरकार दाऊद इब्राहिम को पैसा देती है अगर डी कंपनी रडार के अंदर रहे तो, क्योंकि वह अभी नंबर 3 पर है FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में। उसका सपोर्ट टेररिज्म के लिए है। उसका अपराधी संगठन शुरू हुआ था मुंबई में 70s में, और वह हीरोइन और ओपियम को शिप करता था। पर समय के साथ उन्होंने अलकायदा को सपोर्ट करना और फंड प्रोवाइड करना बढ़ा दिया था। यह अपराधी संगठन कम से कम $6.7 बिलियन बनाता है एक साल का, और यह रकम सिर्फ सुनी सुनाई है, क्योंकि दाऊद काफ़ी अच्छे से अपने ट्रैक्स को छुपा लेता है। क्योंकि हमें पता ही है, उसी ने 1993 में मुंबई ब्लास्ट प्लान करा था, और ना CIA ना ही FBI उसको आज तक ढूंढ पाई है। वो आज भी अपने अपराधी संगठन को कंट्रोल कर रहा है छुप छुप कर। नंबर 3 है ला कोसा नॉस्ट्रा। क्या आप सुन पा रहे हैं गाना गॉडफादर का बैकग्राउंड में? मैं सुन सकती हूँ। जब बात आती है अपराधी संगठन की, ऐसा कोई और मुश्किल ही होगा जो कि इतना मशहूर हो जैसे कि कोसा नॉस्ट्रा, जिसको हम माफिया भी कहते हैं। यह संगठन शुरू हुआ था 1800s में सिसिली में। इटली के लेजेंड्स का कहना है कि यह शुरू हुआ था एक प्रिजन गैंग के रूप में, जिसका सेम्बलेंस और स्ट्रक्चर सेम था, और वैल्यूज़ जो आज के माफिया भी फॉलो करते हैं पिछले इतने सालों से। कोसा नॉस्ट्रा अलग अलग जेल से गांव में जहां उसे और पावर मिल सके वहां रहता है। वह शुक्रिया करता है उस टाइम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, जब उन्होंने हाथ मिलाकर गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर अपराध करे और कई और तरीकों की तोड़फोड़ करी। उसके बाद टायरेंट मसोलिनी आया पावर में, जिसने साबित किया कि वह बहुत खतरनाक है माफिया के बॉसेस के लिए। इसलिए वह US और कनाडा में चले गए ताकि वह अपने ऑपरेशंस को पूरा कर सकें, जैसे कि वसूली, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, और यह लिस्ट खत्म ही नहीं होती। नॉस्ट्रा की एक ग्लोबल मेंबरशिप थी, जिसमें कम से कम 25,000 लोग और 2.5 लाख सहयोगी, सब इकट्ठा करके अमाउंट $50 बिलियन के आसपास। नंबर 2 पर है गोल्फ कार्टेल, जो कि पुराने अपराधी संगठनों में से एक है मेक्सिको में। द गोल्फ कार्टेल डिजर्व करता है यह जगह इस लिस्ट में, क्योंकि उनका बेस मेनली मेक्सिको में था। द ग्रुप ट्रैफिक्स ड्रग्स प्योर यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ तक कि यूरोप में भी। ड्रग्स के अलावा वो अपनी हाई प्रोफाइल किडनैपिंग और सबसे ज़्यादा वायलेंस के लिए भी जाने जाते हैं। उनका हर चीज़ में और हर जगह हाथ है ही, और जिस भी चीज़ पर अपराधी अपने हाथ रखें, सभी कार्टेल्स में से सिनोलोआ को इंक्लूड करके इन्होंने सफ़र करा है सबसे ज़्यादा एंटी ड्रग एजेंसीज की वजह से।
फिर भी उन्होंने सरवाइव करा है और आज उनकी कीमत लगभग $9.5 बिलियन है। अब रहे हुए एक सबसे ज़्यादा अमीर अपराधी जो कि सिर्फ प्राइमरीली मेक्सिको में है, वो है ट्रायड्स। ये सबसे इस्टेब्लिश, सबसे ज़्यादा डरा देने वाला अपराधी संगठनों में से एक है जो इतने लंबे टाइम से चलती आ रही हो। यह अप्रोच करते हैं हांगकांग, मकाओ और ताइवान से, पर इन्होंने अब एक्सपैंड कर लिया है साउथ अफ्रीका, यूएस, ब्रिटेन, साउथ अमेरिका और रशिया तक। इनका सबसे बड़ा ट्रेड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और इन्होंने कम से कम 1000 लोगों को दुनिया में इधर से उधर कर दिया होगा एक साल के अंदर ही। यह पागल कर देने वाली बात है कि यह बाकी अपराधी चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि ड्रग की शिपिंग, रैक्टरिंग और भी कई तरीकों के अपराध। यह सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड और इसी वजह से मुश्किल हो गया था इन्हें ख़त्म कर पाना। कोई नहीं जानता कि इनका पैसा कहाँ से कैसे जाता है। हम सिर्फ यह जानते हैं कि कईयों के पास $13 बिलियन और बाकियों ने इससे भी ज़्यादा कीमत बताई है, पर हर कोई कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि वह बहुत ही सीक्रेटिव संगठन है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सी यू सून।